नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन वन लाइनर क्वेश्चन की। तो आज का हमारा विषय रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी। तो सेल बात करें कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी। हम जानते हैं मानव शरीर का मानव शरीर की छोटी से छोटी कोई इकाई है तो वह है कोशिका, सेल। सेल तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। 1665 में। चलिए, मानव शरीर ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी का है ट्रैफिक पुलिस। आगे, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो छोटी छोटी इकाइयाँ, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है। तो कोशिका है, कोशिका किससे घिरी रहती है? तो याद रखना, प्रो प्लाज्मोमेनॉन। प्लाज्मोमेनॉन। और मैं आपको बता दूं, ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों से उठाए गए प्रश्न हैं, तो प्लीज देखते रहें, सुनते रहें। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो हम याद रखेंगे राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, एक प्रकार का सेलुलर श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे कहेंगे वायुजीवी श्वसन या वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से वह घुमा घुमा के भी प्रश्न पूछता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, उत्तर देंगे। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो अभी हमने देखा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल क्या है? तो बस ऊर्जा से कुछ भी दिखे तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे ऊर्जा उत्पादन के लिए। एक ही प्रश्न कितनी बार भी घुमा ले, हम उत्तर वही देंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या है? तो याद रखना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और अच्छा बताओ, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी का है ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का है। क्लोरोफिल का रंग, मतलब पत्ती में क्लोरोफिल जो होता है वह हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखना। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न, कोशिका के इस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। एटीपी, इसकी फुल फॉर्म पता रहनी चाहिए, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो ऊर्जा की एक प्रकार से छोटी इकाई है ये। तो एटीपी इसमें भंडारित रहता है। तो याद रखेंगे मांसपेशियां और यकृत। क्या? मांसपेशियां और यकृत। नेक्स्ट, इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है। हम जानते हैं डीएनए जांच द्वारा,
डीएनए जांच द्वारा हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, उसके आनुवंशिक गुणों को जान सकते हैं। वंशानुगत वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, किसने कहा? तो वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, बी.एन. झा ने कहा था, बी.एन. झा। नेक्स्ट, वंशानुगत पर्यावरण पोषण में से जैविक प्रक्रिया है, तो याद रखेंगे वंशानुगत, कौन सी? वंशानुगत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। नेक्स्ट, मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो 23 जोड़े या 46। और याद रखेंगे 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम, और एक जोड़ी होता है लैंगिक गुणसूत्र, जिससे जैसे महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। अगर महिला से X और पुरुष से भी X क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, और महिला से X और पुरुष से Y मिलेगा तो XY से लड़के का जन्म होगा। अर्थात कह सकते हैं बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र आवश्यक है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, तो याद रखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वंशानुक्रम और वातावरण प्रभाव। वंशानुक्रम और वातावरण प्रभाव। अगला प्रश्न, लोगों की शारीरिक भिन्नता इनके कारण होती है, तो आनुवंशिक गुणों के कारण ही क्या होती है? शारीरिक भिन्नता होती है। याद रखें, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं तो वंशानुक्रम और वातावरण। कलर विजन अर्थात रंग वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो याद रखेंगे लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो याद रखें पिता के गुणसूत्र से। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर खोज की थी। यह वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करने वाला कारक है, तो वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है जीन्स। तो यह कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता, तो वंशानुक्रम विशेषता में किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता। अगला, खाद्य अणु बंधों की ऊर्जा से बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों को जो हमारी कोशिकाओं को छोड़े और रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति और परिभाषा से संबंधित सही सुमेलित है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल, तो याद रखेंगे जैव ऊर्जा का संबंध एटीपी, स्वास्थ्य का संबंध जीवन का आधार, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक। अगला प्रश्न, पोषण अच्छे स्वास्थ्य का मूल। अगला प्रश्न, अगली जो भी प्रश्न है वह कंकाल तंत्र से हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र, एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी बोन होती हैं? तो याद रखेंगे 206। जबकि एक किड्स के शरीर में यानी एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो याद रखना 250 से लेकर 350 तक। अगर इनका औसत देखा जाए तो 300, कितना? 300। तो यहाँ से प्रश्न बनता है बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो औसतन 300। अब बात आती है कि यदि हड्डियां 300 पाई जाती हैं तो फिर 206 क्यों रह जाती हैं? तो जैसे जैसे बच्चा गति करेगा, अपने हाथ पैरों को हिलाएगा, तो उसके साथ क्या होगा? गति के साथ कुछ अस्थियां गल के पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाती हैं, और कुछ अस्थियां आपस में जुड़ करके एक हो जाती हैं, और वयस्क होते होते कितनी बचती हैं?
तो हम याद रखेंगे 206। अगला प्रश्न, शरीर क्रिया विज्ञान से हम सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? मानव शरीर के सभी अंगों के कार्य, सभी अंगों के कार्य। नेक्स्ट, जीवित प्राणी की रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना शरीर क्रिया विज्ञान। जीवित प्राणी की रचना का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान। खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं, तो जो सर में जोड़ हैं, जॉइंट हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूचर। क्या कहते हैं? सूचर। नेक्स्ट, हड्डी जाइगोमेटिक कहाँ में मौजूद रहती है? तो जाइगोमेटिक हड्डी सर में यानी खोपड़ी में। अच्छा, एक प्रश्न और, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना खोपड़ी की बात कर रहे हैं, स्कल की बात करें तो 28, लेकिन सिर की बात करें केवल सिर की तो सिर में 8, और कान की बात करें तो कान में 6, दोनों कान मिलाकर 6। और सिर कान की हड्डियों को भी सिर में गिना जाता है, तो कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 14। अब चेहरे की बात करें, फेशियल बोन की बात करें तो चेहरे में कितनी हड्डियां? तो चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां, और 14 और 14 28। यहाँ इसके बाद एक हड्डी की और बात करेंगे, कंठ। कंठ की हड्डी का नाम क्या है? तो याद रखें हायोट। हायोट कहाँ पाई जाती है? कंठ की हड्डी। तो इसे भी ऊपर शामिल कर लिया जाए स्कल में तो 29, लेकिन नहीं, हमें तो 28 याद रखना है, जिसमें से 8 सिर में, 6 कान में और 14 चेहरे में। अच्छा, जो कान में 6 हड्डियां हैं, एक कान में कितनी होती हैं? 3, इनकस, मेलियस और स्टेप्स। इनकस, मेलियस और स्टेप्स। स्टेप ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और याद रखेंगे मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मिस से भी याद रख सकते हो। एक कान में 3, दोनों में 6। और सिर के जॉइंट कैसे हैं? सूचर। जाइगोमेटिक हड्डी कहाँ? खोपड़ी में। चलिए आगे, पैराइटल अस्थि कहाँ स्थित है? तो पैराइटल भी खोपड़ी में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैंने अभी बताया, स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज। नेक्स्ट, कहाँ पाई जाती है? कान में। रेडियस अल्ना अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो हम कहेंगे अग्रभाव। अग्रभाव मतलब कोहनी से नीचे और कलाई से ऊपर। तो एक रेडियस और एक अल्ना। रेडियस और अल्ना भी आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं, तो हम कहेंगे इसमें बड़ी हड्डी कौन सी है? रेडियस बड़ी है और अल्ना छोटी है। और इनका जॉइंट अचल जॉइंट के रूप में गिना जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई गति नहीं है, इन पॉइंटों पर, जंक्शन पर कोई गति नहीं है, तो कैसा है? अचल जॉइंट। आगे बढ़े। अच्छा चलो, प्रश्न है, बताओ हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखना स्कैपुला यानी पीठ पीछे भी वो हड्डी भी हमारी किस में गिनी जाती है? बाह में, हाथ में गिनी जाती है। और हंसली यानी क्लेविकल हड्डी भी कहाँ गिनी जाती है? तो वह भी बाह में गिनी जाती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हाथ में 64 अस्थियां होती हैं। पैर में, पैर की बात करें तो पैर में 62 हड्डियां होती हैं। हाथ और पैरों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 126 हड्डियां तुम्हारी कहाँ हो गई? हाथ और पैरों में। यदि 206 से माइनस कर दिया जाए, 206 से माइनस कर दिया जाए तो 0 और 8, 80 हड्डियां कहाँ बची? हमारे शीर्ष धड़ में। तो याद रखना 126 हड्डियां हमारे हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में हड्डियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो मानव शरीर की हड्डियों को आकार और आकृति के बेस पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, अग्रबाहु में 2 संधित अस्थियां, तो हमने अभी बताया था, रेडियस अल्ना। यदि रेडियस अल्ना हाथ में, तो पैर में कौन सी? टिबिया और फिबुला। टिबिया टांग में, याद रख सकते हो, पूछ लेता है एग्जामिनर कि टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना कहाँ? हाथ में। नेक्स्ट, प्रगंडिका, बाह्य जंगिका,
अंतर्जंगिका, उर्वस्थि। तो ये सब कहाँ पाई जाती हैं? पैर में। कहाँ पाई जाती हैं? पैर में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी, तो याद रखना ह्यूमरस। सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमरस कहाँ पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी बड़ी हड्डी की बात करें तो हम शरीर के ऊपर की बात करें, शरीर के ऊपर की बाहाँ की सबसे बड़ी हड्डी, तो याद रखेंगे ह्यूमरस। लेकिन पूरे शरीर की कौन सी है? जांग की, जांग की फीमर। कौन सी? फीमर। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, लेकिन यदि हम बात करें अपर भाग की सबसे बड़ी हड्डी तो ह्यूमरस। नेक्स्ट, ऊप यह ऊपरी भाग की हड्डी है प्रगंड का, जिसका नाम अभी हमने देखा था ह्यूमरस। क्या? ह्यूमरस। नेक्स्ट, अंशफलक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कैपुला, अस्थि स्थित है, तो हमने पहले ही चर्चा की थी पश्च भाग में, अर्थात पीठ पीछे। तो जब हम बाहाँ से को आगे पीछे करते हैं तो जो पीछे हिस्सा उठ रहा है बैठ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कंधा। तो कंधे के पीछे की साइड जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे ही कहते हैं अंशफलक अर्थात स्कैपुला। नेक्स्ट, मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ और पैर में पाई जाने वाली अस्थि कहलाती है, तो कौन सी? कंडरा अस्थि। कौन सी? कंडरा अस्थि। घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं, तो घुटने की जो अस्थि होती है उसे बोलते हैं पटेला या नी कैप। नी कैप से याद रखेंगे पटेला, हिंदी में बोलते हैं जानुका। नेक्स्ट, मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां? तो मैंने अभी बताया था 126, 64 हाथ में, 62 पैरों में, और कुल मिलाकर 126। स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अब यहाँ एक चीज़ और समझो, ये हमारी स्टर्नम है, चेस्ट के बीचों बीच हमारी मेरुदंड से हड्डी निकल के आई और यहाँ आकर के टच हो गई, टच हो गई, चल जा। इस प्रकार से हम कह दें कितनी जोड़ी अस्थियां, पहले तो ये बताओ पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो याद रखेंगे 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में से ट्रू रेब्स कितनी होती हैं? तो होती हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार के इस प्रकार से 7 हड्डियां हमारी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7 जोड़ी पसलियां कहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन इसके बाद 3 जोड़ी पसलियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फाल्स रिब्स। क्या? ट्रू रिब्स 7 जोड़ी, फाल्स रिब्स 3 जोड़ी, और 2 जोड़ी पसलियां किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, सीधी सीधी स्विमिंग कर रही होती हैं, तो तैरने वाली पसलियां जिन्हें बोलते हैं, तो कितनी होती हैं? 2 जोड़ी, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टर्नम स्थित है, तो हमने अभी बताया था चेस्ट में। नेक्स्ट, लंबी अस्थियों का शरीर में क्या काम है? तो उत्तोलक के रूप में कार्य करना, उत्तोलक के रूप में कार्य करना। उत्तोलक दूसरी भाषा में बोले तो लीवर। अब यहाँ समझो लीवर कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। यही नाम है इनके, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। बात करेंगे इनको याद कैसे रखें। देखो, एक होता है एक्सिस जिसे हम बोलते हैं आलम्ब, दूसरा होता है भार जिसे हम बोलते हैं लोड, तीसरा होता है बल जिसे हम बोलते हैं फोर्स। तो एक्सिस, लोड एंड फोर्स, ये तीनों शब्द याद रखें और इनके हिंदी नाम भी याद रखें, आलम्ब, भार और बल। तो समझने की बात है, अभाव, मैंने पहले पहले अक्षर उठा लिए, अ भा और ब, अभाव। समझो यहाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, अ भा ब। समझने की बात है। मैंने देखा
तीन ही शब्द बताए थे। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। चलिए समझो। फर्स्ट टाइप में पहले तो जहाँ आलम्ब भार और बल के बीच, वहाँ पर प्रथम प्रकार का उत्तोलक अर्थात आलम्ब बीच में होगा। जैसे तराजू, देखना अक्ष तो यहीं पर है, लेकिन एक तरफ भार होगा और दूसरी तरफ बल होगा, तराजू, है ना। और दूसरे प्रकार का होता है भार बीच में। भार बीच में कहाँ रखते हैं? जैसे सरौता उठा लो, नींबू निचोड़ने की मशीन उठा लो, तो एक्सेस यहाँ हो गया और लोड बीच में हो गया, और हम फोर्स कहाँ से लगाएंगे? इधर से। तो जहाँ पर भार बीच में, लोड बीच में, वहाँ सेकंड टाइप का लीवर। और जहाँ पर बल बीच में, जैसे चिमटा, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया भार, और बीच में लगाते हैं बल। जहाँ बल बीच में, वहाँ थर्ड टाइप का लीवर। तो दोबारा समझें। अ भा ब, आलम में बीच में तो फर्स्ट, भार बीच में सेकंड, बल बीच में थर्ड। तो शरीर में यहाँ से प्रश्न बनता है, शरीर में सर्वाधिक किस लीवर का प्रयोग होता है? तो याद रखना, तीसरे लीवर का प्रयोग शरीर में सर्वाधिक होता है। जैसे हम बॉल उठा रहे हैं ज़मीन से, तो किस प्रकार का लीवर लग रहा है? तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा शरीर में थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है। नेक्स्ट, अस्थियों के कार्य क्या हैं? तो हम देखते हैं अस्थियों का सबसे पहला कार्य है कि शरीर के कोमल कोमल अंगों की सुरक्षा करना, कोमल कोमल अंगों की सुरक्षा करना। दूसरा, सहारा प्रदान करना, जैसे हम कोई वस्तु उठा रहे हैं, है ना, तो उससे सहारा मिल रहा है। तीसरा काम है आकृति प्रदान करना। सोचो, अगर शरीर में कोई हड्डी ना होती, शरीर में कोई हड्डी ना होती, तो एक मांस का लोथ होता, क्या वह कोई गति कर पाता? नहीं कर पाता। तो आकृति प्रदान करना। तीसरा, हम जानते हैं बोन मैरो, बोन मैरो में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और वहीं अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो जो खोखली हड्डियां होती हैं और उनके बीचों बीच क्या पाया जाता है? हम कहेंगे अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा का संग्रहण भी कौन करता है? अस्थियां। नेक्स्ट, यह रक्त कणिकाओं को उत्पन्न करती हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थियों में। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोजन ही क्या कहलाता है? तो जोड़। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्थोलॉजी। क्या? आर्थोलॉजी। नेक्स्ट, सही सुमेलित। तो एंटीरियर, सामने की ओर, एंटीरियर सामने की ओर। लेटरल, बाहर की ओर। मीडियल, अंदर की ओर। तो दोबारा सुनो, एंटीरियर सामने, लेटरल बाहर, मीडियल अंदर, और प्रोन चेहरा नीचे, प्रोन चेहरा नीचे। नेक्स्ट, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। स्पाइन में कितने प्रकार की गति होती है? तो याद रखें, स्पाइन अर्थात मेरुदंड, मेरुदंड में 4 प्रकार की गति होती है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन और एक्सियल रोटेशन। अर्थात हम सामने की ओर भी झुक लेते हैं, पीछे भी, साइड में भी, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर राउंड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का तुलनात्मक रूप से चौड़ा भाग है, तो हम याद रखेंगे पेल्विक। नेक्स्ट, रक्त इस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206, हमने चर्चा भी की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? लगभग 639। तो ऑप्शन में कभी कभी क्या कहता है कि 600 प्लस, ये भी ठीक है, और 650 भी ऑप्शन होता है, तब भी हम सही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? 639। संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे साइनोबाइटिस, साइनोबाइटिस। नेक्स्ट, हमारे शरीर में इतनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ, जिनमें से मैंने बताया
ट्रू रिब्स 7 जोड़ी, फॉल्स रिब्स 3 जोड़ी और स्विंग रिब्स 2 जोड़ी। नेक्स्ट, रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ है? ये 3 बार प्रश्न आ चुका है अब तक। फोर आर्म अर्थात शरीर हाथ के अगले हिस्से में। नेक्स्ट, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थित है? स्केपुला ये भी रिपीट हो रहा है, ऊपरी पीठ यानी पश्चवैक में। नेक्स्ट, सिस्मोइड बोन पटेला को बोलते हैं, शॉर्ट बोन कार्पल टार्सल। तो याद रखना लेफ्ट और राइट दोनों में एक एक पटेला है, अर्थात घुटने पर दोनों 2 बिल्लियाँ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पटेला, नी कैप बोलेंगे। और शॉर्ट बोन की बात करें तो कार्पल टार्सल। चलो यहाँ बात करते हैं, समझें। कलाई, कार्पल कलाई को बोलते हैं और मेटाकार्पल हाथ के पंजे को बोलते हैं। तो कलाई में कितनी अस्थियाँ? याद रखना 8। और टार्सल होता है टखना, जहाँ है जहाँ से हमारा पैर मूव करता है। तो टखने में कितनी? तो वहाँ होती हैं 7। हाथ की कलाई में 8 अस्थियाँ और टखने में 7। हो सकता है कि पहली बार सुन रहे हो तो अजीब लग रहा हो, तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फ्लैट बोन किसे कहते हैं? तो स्केपुला फ्लैट बोन है। शॉर्ट बोन कौन सी है? कार्पल, मेटाकार्पल, सिस्मोइड बोन, पटेला। गति के आधार पर मानव में कितने प्रकार के प्रमुख जोड़ हैं? तो हम कहेंगे 3। चल, अचल, इसमें 2 बार अचल लिखा हुआ है, एक बार चल, दूसरी बार अचल। और यहाँ थोड़ी गति कह रहा है ना, तो हम कहेंगे अपनी भाषा में चल जॉइंट, चल, अचल जॉइंट और अर्धचल जॉइंट, अर्धचल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। चल जॉइंट की बात करें तो जैसे यह 5 प्रकार के होते हैं, जैसे गर्दन का जॉइंट जिसे हम पिवोट जॉइंट कहते हैं, कीलर जॉइंट भी कहते हैं, पिवोट। दूसरा, कंधे एवं कूल्हे का जॉइंट जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तीसरा, कोहनी, घुटना और हाथ की उंगलियों का जॉइंट जिसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। चौथा, कलाई का जॉइंट, कलाई के जॉइंट को क्या बोलते हैं? कलाई और नीचे पैर के टखने के जॉइंट को। मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, नहीं याद आ रहा। चले आगे बढ़ते हैं। हिंज जॉइंट कहाँ पे है? तो हम कहेंगे कैसा है? उसने बोला है मूवेबल है, अर्थात सचल है, चल है। ठीक है, हिंज जॉइंट मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ, तो याद रखेंगे। एक तो हो गया कोहनी, दूसरा हो गया कंधा, सॉरी कोहनी, दूसरा हो गया घुटना और तीसरा हो गया हाथ की उंगलियां। तो कोहनी, घुटना और उंगलियों पर हिंज जॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि या कब्जा संधि। अब समझने की बात है, जैसे गेट में कब्जे लगे होते हैं वह एक तरफ ही खुलते हैं, तो ऐसे हमारे हाथ की जो गति है कोहनी से एक तरफ ही होगी, घुटना से एक तरफ ही होगी और पैर की उंगलियों से भी, सॉरी हाथ और पैर की उंगलियों से भी एक तरफ ही गति होती है। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट उदाहरण हो गया कब्जे संधि। नेक्स्ट, अस्थि संस्थान को निम्नलिखित में से 2 भागों में बांटा, हमने पहले ही बताया था, जिसमें खोपड़ी में कितनी अस्थियां? 29, अर्थात केवल खोपड़ी की बात करें तो 28 और हायोड को भी शामिल कर लिया जाए तो 29। बक्ष यानी स्टर्नम की संख्या कितनी है? 1। रिब्स की संख्या कितनी है? 24। रीढ़, यदि हम बच्चों की बात करें मेरुदंड में कितनी अस्थियां? तो बच्चों की बात करें तो याद रखना 33 और वयस्क की बात करें तो 26। बच्चों में 33, वयस्क में 26। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है,
पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि मानव शरीर के मेरुदंड में अस्थियां पाई जाती हैं, ऑप्शन 26 भी है, ऑप्शन 33 भी है। उसने नहीं कहा कि बच्चों में या वयस्कों में। अब उत्तर क्या दें? और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो याद रखना हमें 33 आंसर देना है। हमें नहीं पता होगा किस रूप में पूछना चाह रहा है, लेकिन हमें बच्चों के अनुसार उत्तर देना है 33। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, एपेंडिकुलर अस्थियां। एपेंडिकुलर अस्थियां तो हमने अभी बताया था, अपर लिम्ब में 64 अर्थात हाथ में 64, लोअर लिम्ब में 62 अर्थात पैरों में 62। और हड्डियों के वर्गीकरण की बात कर चुके हैं। इनका कार्य क्या है? आकार प्रदान करना, आकृति देना, इस प्रकार से इसके और भी कार्य हैं। लंबी हड्डियां जो होती हैं किस रूप में कार्य करती हैं? तो लंबी हड्डियां लीवर के रूप में कार्य करती हैं, और लीवर के रूप में कार्य करती हैं, जैसे एग्जांपल दिया ह्यूमरस और फीमर, है ना। इसके बाद बात करें चौड़ी हड्डियां किस रूप में कार्य करती हैं, तो चौड़ी हड्डियां हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करने में भी कार्य करती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। छोटी हड्डियां, छोटी हड्डियां कलाई और एड़ियों की हड्डियां इसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमने अभी बताया था, कलाई में कितनी हड्डियां? 8, और एड़ियों पर कितनी हड्डियां? 7। नेक्स्ट, चौड़ी हड्डियां कुछ हिस्से खोपड़ी की कुछ हड्डियां, पसलियों और कंधों की हड्डियां चौड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है, खोपड़ी में कैसी हैं? चौड़ी हड्डियां हैं, और जबकि कंधों में कैसी हैं? कंधों में भी चौड़ी हड्डियां हैं। नेक्स्ट, तिलाकार हड्डियां। तो तिलाकार हड्डियां हम बात करें, यह बीजों की तरह होती हैं, छोटी छोटी बीजों की तरह तिलाकार हड्डियां। नेक्स्ट, मैंने अभी बताया था कि लंबी हड्डियां लीवर के रूप में कार्य करती हैं, उत्तुलक का कार्य करती हैं। ठीक है, यह शरीर को ढांचा देती हैं हड्डियां, और शरीर की सुरक्षा करती हैं। और मैंने क्या बताया था, यह जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करती हैं। इनके साथ साथ मज्जा का संग्रह करती हैं, रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। इनके यही मुख्य रूप से कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कथन कथन है, शारीरिक शिक्षा एक समृद्ध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि शारीरिक शिक्षा एक समृद्ध विज्ञान है और जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध भी है। दूसरा तर्क है, शरीर रचना विज्ञान शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिकी जैव यांत्रिकी आदि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करता है। बिल्कुल करता है। अर्थात ए और अब कथन ए और बी दोनों ही सही हैं, और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, सही सुमेलित है। रेडियस एनुलर लिगामेंट कहलाता है। नितंब संधि लिगामेंट टेरिस कहलाता है। घुटने की संधि क्रूसिएट लिगामेंट कहलाता है, और कंधे की संधि ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट कहलाता है। तो ये प्रश्न चारों ही मैंने पहली बार सुने हैं, सच सच बता रहा हूँ। रेडियो अल्नर संधि कैसी है? एनुलर लिगामेंट, नितंब संधि लिगामेंट टेरेस, घुटने की संधि क्रूसिएट लिगामेंट, और कंधे की संधि ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। नेक्स्ट, बाइसेप्स का लंबा स्रा कैसा है? तो सुपर सुपरग्लाइनाइड टेबुरिकल है। बाइसेप्स का छोटा स्रा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला है। ट्राइसेप्स का लंबा स्रा इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरेकल ऑफ स्केपुला कहलाता है। नेक्स्ट, ट्राइसेप्स का छोटा स्रा पोस्टीरियर ह्यूमरस कहलाता है।
और इसी के साथ थैंक यू क्लास। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।